नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। सुबह ही हमने आज वीडियो पार्ट 2 हमने देखा है। आई होप दैट आपका प्रिपरेशन सभी का अच्छी तरह से चल रहा है। एक शॉर्ट वीडियो में बन रहा हूँ पेपर से पहले, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोग पेपर को जाने से पहले ये सब मिस्टेक ऐसे छोटे छोटे कर देते हैं और जो माइनर मिस्टेक्स है आपको बहुत कम करना है। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है कि आपके मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं और कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह क्या क्या होता है। तो व्हाट यू डिस्कस इन दिस शॉर्ट वीडियो, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, लास्ट मिनट स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, और ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस मतलब लास्ट PYQ में है एक कौन से क्वेश्चन ट्रेंडिंग है वही बार बार आते हैं, वो हम 5 मिनट में देखेंगे। और पेपर कंप्लीट आपको करना है। ऐसे आप करेंगे तो आपको 40 आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस है, आप मिल सकते हैं। यू होप दैट यू कैन डू योरसेल्फ आउट ऑफ मार्क्स। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, MCQ में जैसे पहला क्वेश्चन होता है MCQ में कैसे लिखना है। MCQ बहुत सारे लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना नहीं है। जैसे आंसर आपको अगर प्रॉपर आंसर्स पता है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप यहाँ पर सपोज उसका ऑप्शन बी और आंसर 10 है तो ऐसे खाली आपको लिखना है। तो 4 क्वेश्चन है, इसी हिसाब से आंसर 1 और 10 डायरेक्टली आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो MCQ में अगर कैलकुलेशन करने की जरूरत है आप कर सकते हैं, बट वहाँ पर मत कीजिए डायरेक्टली। यहाँ पर ऐसा आंसर, ऐसा आपका ए आंसर है, यहाँ पर तीसरा आंसर है कि डी है, चौथा आंसर सी है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली उसके आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपको इसके मार्क दिया जाएगा। दूसरा, पेपर प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स वहाँ पर कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन, इधर का क्वेश्चन 2 इधर, क्वेश्चन 2 इधर, क्वेश्चन 3 उधर, इस साइड ऐसे ऐसे मिक्सअप नहीं करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन का सीक्वेंस में होना चाहिए। आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले लेना है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, आप लास्ट से भी स्टार्ट करते हैं, बट अगर वो क्वेश्चन लिया है तो पहले उसको प्रॉपर सॉल्व करो। अदरवाइज वो जो एग्जामिनर, जैसे हम हर साल पेपर चेक करते थे, इधर उधर कोई भी कैसे भी लिखते हैं बच्चे, तो वैसा लिखना बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो याद रखना है कि पेपर का सीक्वेंस प्रॉपर में होना चाहिए। बहुत सारे लोग देखो, जो आपका आंसर सी है, आपका आंसर शीट यहाँ पर है, मार्जिन यहाँ पर ऑलरेडी मार्जिन दिया होता है आंसर शीट में, ऊपर मार्जिन रहता है, यहाँ पर मार्जिन रहता है, यहाँ पर आपको और एक मार्जिन आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इतना मार्जिन बनता है, ये ऐसा बिल्कुल करना नहीं है। मार्जिन आपको कितना छोड़ना है इतना है। अगर आपको छोड़ना ही है, छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको करना है तो इतना सा मार्जिन कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरत नहीं है। बोर्ड रिकमेंड नहीं करता कि आपको मार्जिन करने के लिए, ऑलरेडी मार्जिन करके दिया हुआ होता है आंसर शीट। बहुत बच्चे वो बड़ा आंसर दिखाने के चक्कर में वो मार्जिन इतना कर लेते हैं, उसका कोई भी फायदा यहाँ पर होता नहीं है। ठीक है, तो पेपर प्रेजेंटेशन में आपके जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी आप सम सॉल्व करते हैं तो उसका सपोज एक इक्वेशन दिया है x² + 10x - 20 है, इसको सॉल्व करना है। तो आंसर का क्वेश्चन नंबर लिखो, वट एवर क्वेश्चन नंबर इज दे, देयरफॉर साइन इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू साइन। ये बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वट एवर आपका आंसर आता है, आंसर को आप ब्रैकेट, हमेशा ये ऐसा ब्रैकेट वहाँ बनाना जरूरी है, और लास्ट में लिखना जरूरी है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये आप छोटी छोटी चीज़ें आधा मार्क आपका यहाँ पर काटा जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। इरेजिंग वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस क्वेश्चन में तो आप पीछे करो, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, चलो यहाँ पर ऐसा लाइन लिख दिया, ऐसे 2-4 लाइनें लिख दिया, तो ये ऐसा कट करते हैं और आप नीचे स्टार्ट करते हैं, तो ये बैड इंप्रेशन है, बैड इंप्रेशन आपके ऊपर आ जाता है। तो वो पेपर सेटर को देखो, एक दिन में उसको 50-60 पेपर चेक करना होता है, तो इरिटेटिंग हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। इसलिए आपका 1-2 मार्क वहाँ पर आप वो जो एग्जामिनर का माइंडसेट खराब करके खो सकते हैं मार्क। इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक चीज़ें करना नहीं है। ग्राफ अगर है तो ग्राफिकल में आपको स्केल लिखना मैंडेटरी पड़ेगा, वहाँ पर स्केल होना चाहिए। प्रॉपर ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन लिखो, उसको कौन सा क्वेश्चन नंबर का वो आंसर है, ये बेसिक चीज़ें पता होना आपको जरूरी है। वहाँ पर मिस्टेक मत करो, हड़बड़ी में आपका क्या हो जाता है कि ये सब चीज़ें छूट जाती है। तो पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पेपर, आई होप दैट पेपर प्रेजेंटेशन में आप कोई गलती नहीं करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन आपने लिखा है तो दूसरा क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन 2 का ए मैंने लिख दिया है और यहाँ पर खत्म हुआ है, एक लाइन मार दो और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B यहाँ से स्टार्ट करो।
मतलब क्वेश्चन लाइन में अगर आपके पास लास्ट 1-2 मिनट बचता है तो यहाँ पर लाइन मारने का काम करो, प्रॉपर आपके होना चाहिए, दिखना चाहिए कि क्वेश्चन फिनिश हुआ है। नहीं तो समझते नहीं कि क्वेश्चन खत्म का हुआ स्टार्ट का हुआ, ये समझते नहीं बहुत सारे बच्चों को। इसलिए ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर पता होना जरूरी है। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी में क्या होता है, देखो अगर आपने पढ़ाई किया है, ठीक है, आप एग्जाम को जा रहे हैं तो आपको पढ़ना अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जस्ट आप रिकॉल करो व्हाट फॉर्मूला क्या है। आपने पूरा साल मेहनत किया है, अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई अभी बिल्कुल नया कुछ पढ़ना नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, खाली जो फॉर्मूलेज याद करना है, रिकॉल करने की कोशिश करना है। कोई भी ऐसा बुक मार्केट में से लेके आएंगे, उसको पढ़ेंगे तो वो कोई आपको हेल्पफुल नहीं होगा, जीरो, उसमें कुछ भी नहीं आ सकता है। मतलब पॉसिबल ही नहीं कि आप लास्ट मिनट में पढ़ेंगे और वो आएगा। लास्ट मिनट स्ट्रेटजी अपनी यही होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, व्हाटएवर आपके नोट्स आपने प्रॉपर पढ़े हैं, जिस टीचर के आपने नोट्स फॉलो किए उसके टीचर के वही नोट्स में आप आंसर करो। कोई भी बकवास नया नोट्स मार्केट से मत उठाओ और उसको कॉपी करने की कोशिश मत करो, वो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए जब हम लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं तो याद रखिए कि आपका हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आंखें बंद करके फॉर्मूला से रिकॉल करने की कोशिश करो, विदाउट फॉर्मूला हमारे मैथ्स में कुछ भी होता नहीं है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो है और पेपर कंप्लीशन, देखो लास्ट में पहले पॉइंट लेता हूँ, तो पेपर कंप्लीट करना जरूरी है। आपके पास 2 घंटे का टाइम है, 40 मार्क बहुत होता है, 40 मार्क के लिए 2 घंटा इस मैक्स बहुत टाइम दिया है, फिर भी बहुत सारे लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसमें एक्टिविटीज़ ही बहुत ज़्यादा है, तो इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं। पेपर कंप्लीट करना जरूरी है, आपका लास्ट पेपर है लाइफ में, मैथ्स में 10 स्टैंडर्ड आप बाद में देने वाली नहीं है, इसलिए पेपर पूरा कंप्लीट करो। आता नहीं है फिर भी थोड़ा सा ट्राई करो, स्टेप्स को मार्क्स होता है, एक दो इधर उधर मार्क हो जाता है, तो ट्राई करना है कि 100% आप क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करें। अगर आता नहीं तो क्वेश्चन नंबर का मार्क डाल के, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में फंस जाते हैं बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में एटलीस्ट गिवन वगैरह कुछ तो लिखो। गिवन लिखेंगे तो उधर आधा एक मार्क मिलने का चांस हो सकता है। गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, क्या करना है वो लिखा है वो लिख सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा इधर उधर का स्टेटमेंट का जुगाड़ करके अगर नहीं आ रहा है तो आप वो लिखो, आधा एक मार्क आपके बढ़ने की चांसेस है। और पेपर कंप्लीट करो, टाइम भी आपका क्या करना है, पेपर कंप्लीट करना है। यही नहीं कि अभी मीन फाइंड करना है तो मीन के कैलकुलेशन के लिए पूरा चैप्टर अपना पूरा आधा घंटा फिनिश कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मीन कैलकुलेटिंग आसान क्वेश्चन है लेकिन पूरा टाइम चला गया, ऐसे करना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये माइनर मिस्टेक करना नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। एक कैलकुलेशन मिस्टेक आपका पूरा सम रॉन्ग करके वहाँ पर जा सकता है, इसलिए ऐसा करना बिल्कुल अलाउड नहीं, आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या चल रहा है। अभी मैं दोनों को अभी कॉम्बिनेशन करके आपको 1-5 मिनट में सब बताऊंगा कि चैप्टर वाइज क्या क्या है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपका चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। इसके ऊपर क्वेश्चन 101% हर एक चैप्टर में आएगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन क्या पर आते हैं, याद रखना है कि आपको x + by + c ये आपका जनरल फॉर्म है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, आइडेंटिफाई फॉलोइंग द विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस और नॉट। तो 4 ऑप्शन है, वो आपको चेक करना है। उसके बाद ग्राफिकल मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल मेथड, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आते हैं। मतलब अभी जो पिछले 2 ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या है, इसमें एक लाइन का इक्वेशन दिया जाता है। सपोज दैट x - 2y = 7, दिस इज द इक्वेशन एंड राइट प्लॉट दिस, ड्रॉ दिस इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर। मतलब ऐसा आपको एक ही इक्वेशन देते हैं और आपको ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर। सपोज इसका इक्वेशन हमने ऐसा ए लाइन बना दिया, दिस इज द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन x - 2y = 7, ठीक है। आपने पॉइंट प्लॉट किया, ये सब टेबल बनाया और यहाँ पर पूछते हैं कि ये जो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ है उसको शेड करो। इसको क्या करना है, आपको शेड करना है और इसका एरिया निकालो। मतलब एरिया जो ट्रायंगल का फॉर्म है उसका एरिया निकल, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर। तो इस 8 क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। कभी कभी 2 लाइन का भी एरिया आ सकता है, मतलब 2 आपको ऐसे लाइंस बनाना है, दो लाइन को प्लॉट करना है और जहाँ पर एरिया ये जो ट्रायंगल एरिया बना है इसका भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 साल तक ऐसा चला है, अभी ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको हाइट चेक करने की कितना है, खाली काउंट करना है, 1 2 4 3 4, उसमें हमने एक्स और वाई एक्सिस को डाले हैं। तो इस ग्राफिकल में क्वेश्चन 101% आएगा, याद रखो। एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस करना नहीं है, आउट ऑफ मार्क्स इसको आपको आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सॉल्व करने के लिए इक्वेशन
सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन बाय एनी मेथड। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमारे लिए एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्रैमर्स रूल के ऊपर बहुत बार आते हैं, तो सॉल्व बाय क्रैमर्स मेथड मतलब सॉल्व द गिवन टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय द क्रैमर्स रूल मेथड, ये 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये सॉल्यूशन के ऊपर ग्राफिकल और क्रैमर्स रूल करना है, मिस करना नहीं है। डी का वैल्यू, डी एक्स का वैल्यू, डी वाई वैल्यू, एक्स कैसे निकलेंगे, वाई निकलेंगे, आपको पता होना जरूरी है। एंड लास्ट इज द इक्वेशन रिड्यूसिबल, इसके ऊपर ज़्यादा पूछा नहीं है। अगर पूछेंगे तो 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, तो आपको चेक करना है कि 4 मार्क के लिए कौन से कैसे टाइप में आएंगे, रिड्यूस कैसे करना है। कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि x 1/x + y - 1/x - y ऐसे आता है, तो कैसे करना है कि इसके लिए आपको दूसरा वेरिएबल लेके जाना है, इक्वेशन बनाने हैं और उसके हिसाब से आगे आपको चलना है, ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना था है, एप्लीकेशन भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है, तो लीनियर इक्वेशन का उसमें 100% आता है। वो याद रखना है कि वर्ड प्रॉब्लम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। दूसरा चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + bx + c = 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना है। बहुत बार आता है कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ABC, ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। तो 2 मार्क के लिए ऐसा आ सकते हैं, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म A = B = C = ऐसे आपको लिखना है, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके सॉल्व करने के जो मेथड्स है आपके, मेथड्स फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कंप्लीटिंग द सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक क्वेश्चन 100% आएगा कल एग्जाम में, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता करना है कि क्या होता है, ठीक है। तो थर्ड टर्म कब ऐड करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर रूट कैसे लेना है, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, तो प्रॉपर आप स्टडी करो। तीसरा बहुत सारा इंपॉर्टेंट तीसरा मेथड है जो फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला आपका होना चाहिए x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद होता है कि नेचर्स ऑफ रूट कैसे हैं। नेचर ऑफ रूट्स आपका डेल्टा जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कभी कभी फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तो डेल्टा = b² - 4ac। अगर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, तो क्या होता है ये आप सबको पता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का है, उसमें अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिए हैं, देन उसको इक्वेशन में लेके आना है, तभी आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि x² - सम ऑफ द रूट्स ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = 0, या x² - अल्फा + बीटा x ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फा बीटा = 0। ये आपके फॉर्मूले मतलब माइंड में फिक्स ही होनी चाहिए, उसको बिल्कुल यहाँ पर मिस करना नहीं है। तीसरा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, आपका 2 ही फॉर्मूले है। nth टर्म ऑफ द इक्वेशन फाइंड करने के लिए Tn = a + n - 1d ब्रैकेट क्लोज, खत्म। कोई भी सीक्वेंस दिया है, पहले चेक करना है कि वो AP है क्या नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज AP और नॉट, देन आपको पता है कि T2 - T1 करना है, T3 - T2 करके आपको ये सॉल्व करना होता है। इसलिए वो प्रॉपर तरीके से करो। AP में बहुत सिंपल लेसन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, याद रखना है, हर एक चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आपको एक तो देखने को मिलेगा। दूसरा फॉर्मूला है, अगर सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द AP आपको पूछा है, ऐसे बोला है कि 50 नंबर है, इसके सम सॉल्व मतलब फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो आपके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि Sn = n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n - 1 ब्रैकेट d ब्रैकेट क्लोज। ये आपको फॉर्मूला फिक्स पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है, इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो भी आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो AP में इतना ही है, बाकी इतना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा वे में। उसमें बोलते इसमें एक क्वेश्चन फिक्स आता है जरूर, आगे भी इसमें भी आएगा। तो जो ट्रेंडिंग चल रहा है कौन सा है, फाइंड द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज समथिंग एंड सम प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज समथिंग। तो आपका ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क के लिए 100% आ सकता है। और कभी कभी टर्म दिया जाता है ब्रैकेट में, कभी कभी नहीं दिया जाता है, तो आपको उसी हिसाब से करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखो, ये आएगा 100%। ये हो गया हमारा AP में वर्ड प्रॉब्लम ही सब कुछ है, सब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। कभी कभी एक्टिविटी में आते हैं, कभी कभी इसमें आपके 3 या 4 मार्क के लिए हो सकता है। दूसरा हमने देखा था फाइनेंशियल प्लानिंग। ये लेसन जो है, अभी सुबह हमने लेक्चर जो अपलोड किया उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर आपने पढ़ाया होगा।
इसमें जीएसटी का रेट कितना है, जीएसटी सीएसजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, इसके बेसिक एक मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आएगा, अभी ट्रेंडिंग जो चल रहा है, अभी 2-3 साल में पूछा था, अगर एस जीएसटी 9% है तो सी जीएसटी कितना होगा, तो उतना ही होगा, जितना एस जीएसटी है उतना ही सी जीएसटी होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। एस जीएसटी एंड सी जीएसटी आर इक्वल। अगर जीएसटी दिया है और आपको कैलकुलेट करने के लिए एस जीएसटी बोला है तो जीएसटी डिवाइडेड बाई 2 करके ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जीएसटी पेएबल इसके फॉर्मूले हैं, तो आप आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो आईटीसी होता है वो करके आपको हर एक स्टेप को कैलकुलेट करके आगे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल वे में मैंने उस चैप्टर में बताया था, उस लेक्चर में बताया, तो आप प्रॉपर जाके पढ़ाई करो। फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी वेरी सिंपल लेसन, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टूड द रीडिंग बिटवीन द लाइंस, किस मैन्युफैक्चर ने किसको डिस्ट्रीब्यूटर को क्या दिया है, कितना टैक्स कलेक्ट किया है, कितना अमाउंट है, कितना रेट दिया है, जीएसटी का रेट कितना है, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर बाय स्टेप करेंगे तो वो बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है। लेकिन प्रॉपर रीडिंग करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे घबराते ही है उधर एग्जाम में जाके, टेम्परामेंट लूज कर देते हैं, जितना आता है वही भी इरेज हो जाता है उनका, इसलिए टेम्परामेंट लूज करना नहीं है। इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 101% मिलेंगे। इसके फाइनेंशियल का आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, उसमें आपको बोला है कि शेयर मार्केट के ऊपर क्वेश्चन है। शेयर मार्केट में आपको याद रखना है, मतलब फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या है, अभी सुबह आपने पढ़ा होगा मार्केट वैल्यू क्या होता है, अगर ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो क्या होगा, ब्रोकरेज क्या है, ब्रोकरेज के ऊपर क्या है, क्या होता है, कितना परसेंट ब्रोकरेज कितना लेता है, ब्रोकर कितना चार्ज करता है, अगर हमको शेयर सेल करना है या बाय करना है, इस केस में परसेंटेज कितना होता है उसका, जीएसटी उसका कैलकुलेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें इसके ऊपर 4-5 मार्क के लिए, 5-6 मार्क के लिए क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बार पूछा है एमसीक्यू में भी, रेट ऑफ जीएसटी वगैरह पूछेंगे, जीएसटी ब्रोकरेज करना है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह इसके ऊपर ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ब्रोकर्स के ऊपर, ब्रोकरेज परसेंटेज के ऊपर और जीएसटी कैलकुलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी आपको एक आएगा कि लास्ट आपका जो है जीएसटी, आपका इनवॉइस जो होता है, इनवॉइस बहुत बार पूछते हैं, इनवॉइस ऐसा कंडीशन दे कि इनवॉइस बनाओ, तो इनवॉइस आपको बताना बहुत मतलब आपको आना ही चाहिए प्रॉपरली। इनवॉइस आपने प्रैक्टिस किया तो आपको पता है कि किसने रिसीव किया है, किसने सेल किया है, ये सब चीज़ें, उसके एड्रेस वगैरह, पैन नंबर, जीएसटीएन नंबर वगैरह डाल के सब कुछ करना है। एमसीक्यू में पूछते हैं बहुत बार कि जीएसटीएन नंबर कितना डिजिट का होता है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि जीएसटीएन नंबर पहले स्टेट कोड होता है, उसके बाद फॉलोइंग द आपके पैन कार्ड नंबर उस दुकानदार का या उसका पर्सनल होता है या उसके दुकानदार का हो सकता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में इतना ही है, बाकी कुछ इसमें पूछते नहीं है। मतलब हमारे बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन जो है इनवॉइस बनाने के लिए बोलते हैं, या 1-4 मार्क के लिए क्वेश्चन उसमें पूछते हैं कि आप पूरा प्रॉपर सॉल्व करो, ठीक है, जो रिसेंट अभी ट्रेडिंग चल रहा है। दूसरा यहाँ पर जो है हमारा है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी बहुत फेवरेट है, बहुत सबको इजी है, सबको आता ही है, इतना कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड एग्जांपल से 1 कॉइन इज टॉस, 2 कॉइन टॉस क्या होता है, 1 डाइस इज थ्रोन, 2 डाइस इज थ्रोन, हाउ टू राइट द सैंपल स्पेस, हाउ टू राइट द सैंपल पॉइंट्स, बेसिक चीज़ें हैं, सबको आना ही चाहिए। इस स्टेज पे अभी कल एग्जाम में तो आपको आता ही होगा, फिर भी ये चीज़ें याद रखना है। अभी फेवरेट और दूसरा एक कार्ड्स का जो है 52 कार्ड का पैक होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कार्ड कितने कलर के होते हैं, क्या क्या है, कितना कलर का कितने कार्ड है, फेस कार्ड कौन से होते हैं, जो नॉर्मल कार्ड कितने हैं, कितना सेट बनता है, स्पेड कार्ड कितने हैं, स्पीक के कितने हैं, ये सभी कार्ड के नंबर क्या क्या है सबको पूछेंगे। आपके फेवरेट क्वेश्चन है, आ सकता है। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द गिवन वेल शफल्ड पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार जनरली बहुत आपने किया ही होगा प्रैक्टिस, तो इसके ऊपर आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। फेवरेट जो क्वेश्चन अभी बनता है, मतलब एक ग्रुप का, जैसे कि कमेटी फॉर्म करना है। अभी हमने लिया था कि कमेटी फॉर्म कर, दो मेन है, 3 वुमन है, 4 बॉयज है, 3 गर्ल्स है, एंड फॉर्म एन कमिटी। एंड उसके बाद क्वेश्चन आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उसके नीचे 1 2 3 करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको लिखना है प्रॉपरली। 4 बॉयज है मतलब B1 B2 B3 ऐसे आपको लिखना है। उसका मतलब 3 गर्ल्स है तो G1 G2 G3, इसके कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं, तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जो कॉम्बिनेशन इसका आप बनाएंगे, यहाँ पर सैंपल पॉइंट्स आपको लिख सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन है इसके सैंपल स्पेस जो भी आएगा, और उसके सैंपल स्पेस लिखने के बाद आप इसके इवेंट्स वगैरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, P of A divided by N of S. Any probability you can find by using this formula. That is the very simplest question they are asking in this lesson. So probability is very easy. Each and every student can solve this question in this chapter. Now the last chapter is the statistics.
स्टैटिस्टिक्स में क्या है, स्टैटिस्टिक्स बड़ा चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, बहुत मतलब मीन, मीडियन और मोड, एक इसका एक क्वेश्चन 100% रहेगा, मीन फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो, मोड फाइंड करो। तो सुबह हमने देखा था कि मीन कैसे कैलकुलेट करता है, डायरेक्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है और अज्यूम मीन मेथड है। बहुत तीनों भी मेथड बहुत सिंपल है। डेटा अगर छोटा है तो डायरेक्टली मेथड यूज करो, उससे थोड़ा बड़ा है तो अज्यूम मीन करो, उससे जाए बताओ स्टेप डेविएशन। फॉर्मूला मीन के लिए फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ओके, अज्यूम मीन के लिए ए प्लस डी बार है, डी बार मतलब डेविएशन होता है, डेविएशंस का डी बार का फॉर्मूला है समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। और स्टेप डेविएशन के लिए उसमें आप एक कॉलम और ऐड करते हैं, यू आई इज इक्वल टू, अच्छा डेविएशन का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, जो अज्यूम्ड मीन आपने किए उसी हिसाब से। और u बार इज इक्वल टू क्या होता है कि समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन यू आई। एक कॉलम आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। मेन कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, बट आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो प्रॉपरली उसको कैलकुलेशन करना है। एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और फालतू में आपके ऊपर प्रेशर आएगा। इसलिए करना है तो दिमाग शांति रख के मीन वगैरह मीन के क्वेश्चन करो, अदरवाइज उसको और क्वेश्चन दिया तो और करो, ठीक है। दूसरा इसमें हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आता है। जनरली हिस्टोग्राम ड्रॉ करना बहुत आसान है, जो क्लास है और फ्रीक्वेंसी है दो ही टेबल है, वही आपको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर जाके। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है तो अगर क्लासेस यहाँ पर डिसकंटिन्यूस यहाँ पर दिया 0 से स्टार्ट नहीं हो तो यहाँ पर क्रिंग लॉक वो लगाना है मार्क, नहीं दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल से आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल प्रॉपर हाइट बनाओ, एक दूसरे को ज्वाइन होता है यहाँ पर ऐसे रेक्टेंगल, तो ये आपको प्रॉपर होना चाहिए ऐसे। ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करना बहुत, इसने यहाँ पर क्लास होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा, स्केल मेंशन करना भूलना नहीं है। हिस्टोग्राम हो गया। दूसरा यहाँ पर जो है, दूसरा जहाँ पर कौन सा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे करना होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत बार अभी रिसेंटली 2-3 एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द अबव डेटा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 कॉलम आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है, 3-4 कॉलम आपको आना चाहिए। यहाँ पर एक क्लास आपका है, यहाँ पर क्लास मार्क इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगा और इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको प्लॉट करना होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, मैंने अभी बताया था कि फ्रीक्वेंसी आपको एक फर्स्ट और लास्ट में 0 लेना है और बाकी बीच में जो भी आएगा ये आपको करना है, बिकॉज आपका ग्राफ जो है ग्राउंडेड होना चाहिए वहाँ पर, इसलिए नहीं तो ऊपर ऐसा हवा में ग्राफ होता नहीं है, इसलिए 0 दिया है। ये जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होता है तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली करना है। आपको एक्स एक्सिस पे यहाँ पर होते हैं क्लास मार्क प्लॉट करने होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, और वाई एक्सिस पे आपके फ्रीक्वेंसीज होंगे। तो इसलिए ये जो कोऑर्डिनेट वर्ड, सपोज यहाँ पर आपका 15 है तो 15 0 ये आपका पॉइंट हो गया, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करते हैं, तो वो पॉइंट आपको प्लॉट वहाँ पर करना है, ठीक है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को पॉलीगॉन के ऊपर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन 101% पूछा है, इस लास्ट ईयर पूछा था। इस बार फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम में पूछेंगे, और अच्छा हिस्टोग्राम में पूछें तो इससे सिंपल है, लेकिन अगर इसमें ही पूछेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट के 4 टेबल आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रॉपर बनाना है। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप कोई भी मिस्टेक करना नहीं है, क्लियर। और लास्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट सबको आता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। सेंट्रल एंगल खाली निकलना है और उसके बाद बिल्कुल आसान सबके लिए होता है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से ये जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्या कौन सा नेचर के क्वेश्चन आते हैं मैंने अभी आपको बताया। तो आपका टेम्परामेंट एग्जाम में बिल्कुल भी लूज करना नहीं है, आउट ऑफ पेपर लिखना है। बहुत इजी पेपर आएगा आपके लिए। आई होप दैट पेपर जो बना आएगा आपको बहुत इजी होगा, और जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वही रिपीट होंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। खाली आपको एग्जाम में प्रॉपर स्टेबल रहना है, कूल रहना है, बिल्कुल भी लोड लेना नहीं है। मैथ्स का पेपर ऐसे करके ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने पूरे साल में मेहनत लिया है तो उसका आपको फ्रूट्स जल्दी भरपूर आउट ऑफ मार्क्स मिलके ही मिलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, राइट ऑल पेपर, डोंट मिस एनी क्वेश्चंस। थैंक यू। नेक्स्ट हम ज्योमेट्री के लिए डिस्कस आगे बात के लेक्चर में करेंगे।